1724 से 1749। मैंने बताया था कि ये दो भाई थे, एक था बख्श सिंह और एक था अभय सिंह। और अभय सिंह उस समय दिल्ली था, उसने अपने भाई बख्श सिंह को मैसेज किया कि तू यदि पापा को सल्टा दे तो अपने भाई भाई आपस में राज्य बांट लेंगे। बख्श सिंह यहाँ पर अजीत सिंह की हत्या कर देता है और अभय सिंह बन गया जोधपुर का राजा और अपने छोटे भाई बख्श सिंह को दे दिया था उसने नागौर। इस बंदे का नाम, इन दोनों भाइयों का नाम आप एक जगह और पढ़ चुके हो, इन्होंने हुरडा सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। जब हमने हुरडा सम्मेलन पढ़ा था तो हुरडा सम्मेलन में इन दोनों के बारे में पढ़ा था कि हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से कौन गया था, अभय सिंह गया था, और नागौर से कौन आया था, तो इसका छोटा भाई बख्श सिंह आया था। वो एक बात तो अपनी पढ़ी हुई है, उसके अलावा और क्या बात आगे उन बातों के बारे में, अपने अभय सिंह के बारे में बातें पढ़ते हैं। अभय सिंह के बारे में एक बड़ी जोरदार सी बात, इसके टाइम में घटना हुई थी, खेजरली घटना। क्या घटना थी मैं अभी बताता हूं, देखो आप सुनना। पहले तो मैं बता दूं, खेजरली तो गांव का नाम है, जोधपुर के अंदर एक गांव है खेजरली। पहली तो बात, कोई घटना होती है तो दो चीजें दिमाग में आती है, कब हुई थी और कहां हुई थी। खेजड़ली में हुई, खेजड़ली कहां पर पड़ता है, तो जोधपुर में पड़ता है। कब हुई थी सुनना, देखो। घटना है भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रमी संवत 1787। और वैसे पूछो तो 12 सितंबर 1730 ईस्वी की घटना है। सो देखना, वापस देखना आप कि खेजरली घटना कब की है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787। ज्यादातर में से समझ में नहीं आएगा आपको, ज्यादातर जो इंग्लिश मीडियम वाले टाबर है उनको तो मरे नहीं समझ के अंदर आता कि लिख क्या दिया गया यहाँ पे, तो शहर वाले टाबर है उनको नहीं समझ के अंदर आता कि ये क्या लिखा हुआ है। आप अपने एक बार नीचे वाला देखो, ये घटना है 12 सितंबर 1730। वापस उसी बात पर मैं आता हूँ। एक बात तो क्लियर हुई कि ये जो लिखा हुआ है विक्रमी संवत, ये किसी कैलेंडर का नाम है। संवत का मतलब ईयर, किसी विक्रमादित्य नाम के राजा के टाइम में कैलेंडर चलाओ, कैलेंडर पढ़ेंगे तब और बात करेंगे इसकी, इसलिए नाम क्या गया, विक्रमी लग गया। साल कौन सा, तो अब 1730 में 57 जोड़ने, 57 जोड़ने 1730 में, तो 1787 आ गया। फिर किसी ने कहा ये वाले ऊपर वाले लफड़े, ये क्या कर दिया आपने, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये सिंपल सी बात कि आपका जो ये कैलेंडर होता है, ईस्वी वाला कैलेंडर जो होता है, उसके अंदर तो 4 वीक ले लेते हो आप, सोमवार से लेके रविवार, मंडे से लेके संडे तक के 4 वीक आ जाते हैं। मम्मी वाले कैलेंडर में 4 वीक नहीं आते, उसके अंदर आते हैं फोर्टनाइट, उसमें आते हैं पखवाड़े, 2 पखवाड़े आते हैं। एक 15 दिन का पहले आता है पखवाड़ा, एक 15 दिन का बाद में आता है। पहला फोर्टनाइट वो जिसके अंदर चांद नहीं दिखता, दूसरा फोर्टनाइट वो जिसमें चांद दिखता है। जिसमें चांद नहीं दिखता उसको कह देते हैं डार्क, तो वो हो जाता है आपका कृष्ण पक्ष। और जिसके अंदर चांद दिखता है उसको लाइट भी कह देते हैं, व्हाइट भी कह देते हैं, वो हो जाता है आपका शुक्ल पक्ष। यहाँ पे शुक्ल लिखा हुआ है, लाइट है, इसका मतलब चांद तो दिख रहा है। जैसे उधर जनवरी फरवरी के महीने होते हैं, इधर महीनों के नाम चैत्र बैसाख ये होते हैं, तो ये भाद्रपद है। जब आप इसको सुन रहे होंगे उस टाइम हाथों हाथ सोचना कि अब जो महीना चल रहा है वो कौन सा महीना चल रहा है, जो भाद्रपद चल रहा है। दसवीं का मतलब तो आप समझ रहे हो कि इस दिन 10वां दिन होता है। अब समझ में आई आपकी बात कि वो जो मम्मी के कैलेंडर या दादाजी का जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर तो विक्रमी संवत है, उसका जो साल था वो 1787 था, उसका जो महीना था वो भाद्रपद था, उसका जो आपके फोर्टनाइट चल रहा था वो लाइट चल रहा था, और उसका जो दिन था वो 10वां दिन था। इस दिन की घटना है। तो ये तो थोड़ी सी इधर वाली बात बताए, अब घटना पर आ जाते हैं अपने। ये तो भूलो, फिर ये इधर वाली याद रख, दोनों बातें याद रखना। अब कभी एग्जाम के अंदर आ जाए कि खेजड़ली घटना कब हुई थी, अगला लिखे भाद्रपद शुक्ल दशमी, तो भली बात, अगला लिखे 12 सितंबर, तो भली बात। आप ये दोनों अपने हिसाब से याद रख लेना, दोनों चीजें याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, घटना क्या थी। घटना क्या अभी, राजा अभय सिंह है। मैंने पहले दिन ही आपको बताई थी, एक बात बताई थी कि जोधपुर का जो किला है उसका नाम है मेहरानगढ़। जोधपुर में मेहरानगढ़ नाम करके किला है, और किले के अंदर कोई निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा था किले। एक मंत्री हुआ करते थे आगे गिरधर दास जी, और गिरधर दास जी ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि सैनिकों जाओ और जाके आसपास के किसी गांव से लकड़ियां लेके आओ। क्या करोगे भाई लकड़ियों का, अब तो सीमेंट आ गई, पहले सीमेंट होती नहीं थी, पहले ये काम चूने से किया जाता था, लाइम, लाइम जिसको बोलते हैं। और लाइम के लिए लकड़ियों को जलाना पड़ेगा, लकड़ियों को जला के आप उसका लाइम बना सकते हो, चूना बना सकते हो। तो आसपास से कहीं से लकड़ियां लेके आओ ताकि उसका अपने लाइम बना सके, चूना बना सके, ताकि वो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज लिया जा सके। राजा के सैनिक थे वो, घमंड उनका वैसे ही कम कहाँ रहा होगा। मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि भारत में
यदि अपने आसपास का छोटा मोटा रिश्तेदार ही कुछ छोटा मोटा कुछ अधिकारी बन जाए, अधिकारी छोड़िए कांस्टेबल बन जाए ना, तो लोग जीने नहीं देते। इवन आज भी यदि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा होता है और आपको यदि कांस्टेबल पकड़ लेता है तो सबसे पहले आदमी धमकी देता है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूं। ये पुरानी परंपरागत विशेषता रही होगी, मुझे लगता है ट्रेडिशनली अपने ऐसे रहे होंगे। वो राजा के आदमी थे तो उनके अंदर ये भावनाएं और छोड़ ही नहीं रहा होगा। गए पास का एक गांव खेजड़ली नाम का गांव, खेजड़ी के पेड़ ज्यादा इसलिए गांव का नाम खेजड़ली। वहां गए और उन्होंने जाकर कहा क्या, राजा के आदमी थे, कहने की आवश्यकता है क्या, उन्होंने वहां पे खेजड़ी के पेड़ खड़े थे और उनको काटने शुरू कर दिए। जब वो खेजड़ी के पेड़ काटने शुरू किए तब वहां पर एक महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई नाम करके वहां पर एक महिला थी और उन्होंने इसका विरोध किया। उनका दिमाग खराब हो गया आपका। मारवाड़ में वैसे ही पेड़ पौधे कम है और सूखी लकड़ियां तो कोई लेके जाए समझ में आता है, तुम तो गिल्ली लकड़ियां लेके जाओगे और हरी लकड़ियां काट रहे हो। नहीं भाई ये नहीं करना, कहीं से आपको चाहिए तो सूखी लकड़ियां लेके चल जाओ, गिल्ली लकड़ियां तो नहीं काटनी, आप खेजड़ी का पेड़ नहीं काटना, क्यों काट रहे हो। हाँ, उन्होंने कहा तुम कौन आई बीच में, काम पंचायती करने की आवश्यकता है, हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मेरी आंखों के आगे ऐसे पेड़ करते हुए नहीं देखना चाहती। वैसे रूखड़े कम है, तुम काट के ले जाओगे, बरसात कहां से होगी। उनका यदि हम काटे तो तू क्या कर ले, अब कर तो क्या सकती हूँ, तुम्हारे हाथों में हथियार है, पर मेरे आंखों के आगे तो पेड़ नहीं कटने दूंगी। और वो किसी पेड़ को हक कर लेती है, पेड़ के चिपक जाती है। अरे भाई रे, मेरी आंखों के आगे तो नहीं कटे, लो मुझे मार दो और ये काट लो। सैनिक और गर्वोन्मत्त हो रखे पूरी तरीके से और उस महिला को मार दिया। उस महिला को ही नहीं, उस महिला की 3 बेटियां और उसके पति रामोजी भी उन पेड़ों से चिपक कर मर गए। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उन सैनिकों ने उन सब गांव वालों को मार दिया। 363 लोग, 363 पीपल पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। दुनिया के किसी भी इतिहास में ऐसी कहानियां नहीं मिलेगी, ना भूतो ना भविष्य थी, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इतने सारे लोग एक साथ अपने प्राणों की आहुति दे गए हों, अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर गए हो, वो भी पेड़ पौधे बचाने के लिए। ऐसा कतई कोई उदाहरण नहीं है। कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय की महिला थी और बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे जाम्बोजी महाराज, उन जाम्बोजी महाराज ने कभी एक लाइन बोली थी कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक सिर के बदले में एक पेड़ बच जाता है तो भी सर की वैल्यू ज्यादा नहीं है। कुल मिला के पेड़ बचना चाहिए, भले उसके लिए बलिदान देना पड़े। खेजड़ली के उस गांव के अंदर जाम्बोजी की इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए एक सर नहीं कटा था। उस दिन 363 लोग शहीद हो गए थे, पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। वाकई उस महिला ने जो किया था वो अनुकरणीय है, याद किया जाना चाहिए उसको, कि उस समय जब लोग एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में जानते नहीं थे, वो लोग कितने जागरूक थे इन चीजों को लेकर कि नहीं इनका बचना जरूरी है, इनके लिए हमारी जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये नहीं बचेंगे तो जान वैसे ही नहीं बचेगी। और उन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। हालांकि कहते हैं कि बाद में जब राजा को इन बातों की खबर लगी थी तो राजा ने वो कार्रवाई रुकवा दी थी, पेड़ पौधे वगैरह कटवाने वहां पे रुकवा दिए थे। लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि यार को इस प्रकार पेड़ों को बचाने के लिए भी शहीद हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए लोग शहीद हो सकते हैं। वो जो दिन है, वो जो घटना है, उसे हम खेजड़ली घटना के नाम से जानते हैं, जिसमें उस महिला का नाम अमृता देवी बिश्नोई है और 363 लोग उनके नेतृत्व में पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। विडंबना देखिए आप कि हमारी इतिहास की किताबें इस घटना को उतना महत्व नहीं दे पाई है जितना महत्व देना चाहिए। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता है, इस सोशल मीडिया के युग में कोई ग्रेटा थनबर्ग जैसी छोटी सी लड़की कहीं पर खड़ा होकर एक छोटा सा भाषण देती है और पूरा मीडिया उसको वायरल करके रख देता है, तब ये सोचा जाना चाहिए कि आज से 300 साल पहले कोई एक महिला जो कि अनपढ़ थी वो इस बारे में कितनी जानती थी। क्या देश के बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। हम, हमारी शायद पिछली पीढ़ी, हमारे स्टडी मटेरियल बनाने वाले लोग, हमारे इतिहासकार, सब चीजों से इतनी बड़ी घटना अनभिज्ञ कैसे रह सकती है। और तो और देखिए आप षड्यंत्र देखिए ढंग से। छोटे थे तब से दिमाग के अंदर एक बात खूब ढंग से सेटल की हुई है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। चलाया होगा, सुंदरलाल बहुगुणा भी
उतने उतने सम्माननीय है, पर ऐसे झूठ मत बोलिए। चिपको आंदोलन ये था। आप ये कहिए कि दोबारा उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। वास्तव में जो चिपको आंदोलन जैसी घटना वो ये है जहां पर इतने लोगों ने अपने बलिदान दे दिए। अभी जब 2019 वाले लोकसभा चुनाव थे तो प्रधानमंत्री का जोधपुर दौरा था। उन्हीं दिनों के अंदर भारत को कोई अवार्ड मिला था, यूएनओ में अवार्ड मिला था, चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। प्रधानमंत्री अपनी एक सभा के अंदर बोल रहे थे कि अभी हाल ही में यूएनओ ने मुझे चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड 125 करोड़ देशवासियों का है, ये अवार्ड 125 करोड़ मेरे भारतीयों का है, ये आप सबका है कि हमने एनवायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में, हमने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इतना काम किया, इसलिए हमें अवार्ड दिया गया है। पर वो आगे अगली लाइन बोले कि हालांकि दुनिया को पता नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता था कि तुम ये अवार्ड हमें आज दे रहे हो, इस 2018-19 में जाकर दे रहे हो, जबकि हमारे पूर्वज, हमारे जोधपुर का बिश्नोई संप्रदाय जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का ग नहीं जानती थी, उन दिनों में भी इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितना सजग, कितना जागरूक, कितना अवेयर था। मैं आज उस मातृशक्ति अमृता देवी बिश्नोई को नमन करता हूं जिन्होंने उस समय यह कार्य कर दिखाया था। हालांकि भाषण सुनते हुए अपने को लगता है कि यार ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, और चूंकि जोधपुर में बिश्नोई समाज की संख्या अधिक है इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया ताकि लोगों के वोट लिए जा सके, लोगों की भावनाओं को केस किया जा सके। मैं फिर कहता हूं कि भले ही उस आदमी ने ऐसा किया हो, लेकिन उस दिन मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ था कि राजस्थान की उस महान महिला का नाम देश के प्रधानमंत्री की जिह्वा पर तो आया। देश का प्रधानमंत्री जाना तो सही, वरना हम खुद नहीं जानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं अक्सर जब मॉक इंटरव्यू में बैठता हूं या यूं ही कभी किसी स्टूडेंट से पूछता हूं, या अक्सर जब लड़कियों से पूछा जाता है कि कोई ऐसी महिला राजस्थान की हिस्ट्री में बताइए जो आपकी आइडियल हो, तो मैंने कभी अमृता देवी बिश्नोई का नाम नहीं सुना। हालांकि जब मैं उसे याद दिलाऊं कि क्या तुम उसे नहीं मान सकती, तो अरे अरे सर हाँ वो भी है, पर यह नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले क्यों नहीं आता है। धीरे धीरे फिजा बदलेगी, शायद नाम ज्यादा पॉपुलर होगा, पर हम सबका हमेशा मुझे लगता है ये कर्तव्य बनता है कि हमें इसके बारे में सबसे अधिक जानना चाहिए। मुझे लगता है कि राजा महाराजाओं के इतिहास के इतर जो हिस्ट्री है, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट जो अपनी सबाल्टर्न हिस्ट्री को लेकर आहें भरते रहते हैं, उनकी मति कैसे मारी जाती है कि वो इस महिला का नाम भी पॉपुलर नहीं कर पाए, जबकि उनका पूरा फोकस रहा कि हमें राजा महाराजाओं के इतर जागे उस हिस्ट्री के बारे में जानना है, उसके एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट रहे थे उस हिस्ट्री के अंदर उनके बारे में जानना है। मैं और एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा आपको। हनुमानगढ़ के अंदर एक उपखंड पड़ता है पीलीबंगा नाम करके, आपने अक्सर कालीबंगा पीलीबंगा नाम सुने होंगे, पीलीबंगा नाम करके एक उपखंड पड़ता है। कई साल पहले की बात है, वहां के कोई एक एसडीएम महोदय थे और उन्होंने एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड किसी के बीच बातचीत के अंदर, एसडीएम महोदय को पूर्वी राजस्थान के रहे थे, और ऑफ द रिकॉर्ड वो बोल गए कि यार वो जो जोधपुर में खेजड़ली वाली बात हुई थी ना, 363 लोगों वाली, वो लोग कोई पेड़ वेड़ बचाने के लिए नहीं मरे थे, कोई शहीद वहीद नहीं हुए थे, तो जमीन की लड़ाई थी आपस के अंदर, और आपसी झगड़े के अंदर ही उनमें ऐसी घटना हो गई थी। किसी पत्रकार ने दूसरे दिन वो छाप दिया, जब उसको छाप दिया तो अखबार में आया, तो दूसरे दिन अखबार के साथ में वो हेडिंग और साथ में दूसरी हेडिंग कि बिश्नोई समाज आक्रोशित, और बिश्नोई समाज ने कहा कि हमारी एक पूजनीय महिला के बारे में ऐसी गलत टिप्पणी की गई, इसलिए एसडीएम साहब माफी मांगे और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और किया जाए। उन दिनों में मैं अखबार जब रेगुलर फॉलो कर रहा था तो मैंने देखा कि वो धरने पे बैठ गए वो लोग, और डेली अखबार में आता बिश्नोई समाज का धरना दूसरे दिन जारी, मांग अमृता देवी बिश्नोई पर की गई टिप्पणी के लिए एसडीएम महोदय माफी मांगे और उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, सजा दी जाए उनको। तीसरे दिन जारी, चौथे दिन जारी, पहले 7वें दिन या ऐसे करके जो हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर थे पीसी केसर, बहुत भले जिला कलेक्टर उस टाइम के, जो भी डीएम थे, वो आए वहां पे और एसडीएम महोदय को जहां मंच बना हुआ था, धरना स्थल था, वहां पर लेकर आए, और उन्होंने कहा कि पहले 5 मिनट मैं बोल लूं, फिर आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आपका जो भी धरना है, मैं उसके संबंध में आपसे बात करने के लिए आया हूं, और
एसडीएम महोदय ने जो कुछ कहा उसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं, ये खेद प्रकट करना चाहते हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये एक बार बोल लें, जनता आक्रोशित थी, जिस बंदे ने गलती की उसको देख के और ज्यादा आक्रोशित थी। ये बोल लें, उसके बाद आप जैसे कहोगे मैं सजा दे दूंगा, मेरे पास पावर है, आप जो कहोगे वो कर दो। एसडीएम महोदय आए, एसडीएम महोदय ने कहा कि चूंकि मैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में इतना अवेयर नहीं हूं, चूंकि मैंने हिस्ट्री में इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, सुनी सुनाई बात के आधार पर ऐसा बोल दिया। अब जब आपने ये विरोध किया तो मैंने उनके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि मैंने कितनी एक रेस्पेक्टेड महिला के बारे में गलत टिप्पणी कर दी थी। मैं उस बात के लिए माफी चाहता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ। आइंदा से मेरे द्वारा ऐसी कोई भी गलती नहीं की जाएगी। मैं उनके सम्मान में आज ही जो कार्यालय है, उपखंड कार्यालय है, वहां पर 363 पौधे लगाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी जहां कहीं पोस्टिंग होगी वहां पर भी मैं भाद्रपद शुक्ल 10वीं को 363 पौधे लगाऊंगा। वो हटे, पीछे किशन वापस आए, उन्होंने कहा अब बताइए भाई, अब आप लोगों को क्या कहना है? आप चाहो तो दंड दिया जाए, आप चाहो तो छोड़ दिया जाए। जिन्होंने ये बात कही, वहां जो समाज के मोजीज लोग थे उनका छोड़ दिया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि कोई आदमी माफी मांग ले तो उससे बड़ा दंड तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यदि कोई आदमी दिल से रिग्रेट फील करे, प्रायश्चित करे, स्वाभाविक बात है, छोड़ा जाना चाहिए उसको। मुझे नहीं पता कि उस दिन तो उन्होंने 363 पौधे लगाए थे, उसके बाद उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, पर मुझे उस दिन दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि समाज ने बड़ा दिल दिखाया और उनको कहा कि माफ किया जाता है इनको। दूसरा, मुझे उस दिन वो कलेक्टर साहब बहुत अच्छे लगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, आपकी निर्णय लेने की क्षमताएं कितनी अच्छी है। जब आप खुद निर्णय लेने वाली उस कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आपके पास दोनों तरीके होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। आप रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों कर सकते हैं, कुछ भी वहां पर डिसीजन ले सकते हैं, पर एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ज्यादा अच्छा होता है। रचनात्मक डिसीजन लिया उन्होंने, एसडीएम से माफी भी मंगवा ली, एसडीएम से वो जो काम करवाना था वो काम भी करवा दिया। परंतु उन दिनों में एक बहुत बुरी बात फील हुई कि लगातार 7 दिन अखबार में आया कि बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी। तब लगा कि हम हमारे समाज को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हमने, कि हमने हमारे महापुरुषों को केवल जाति और संप्रदाय के बंधन के दायरे में लाकर बंद कर दिया है। शायद वो महापुरुष ऊपर बैठकर हम पर हंसते होंगे, हमें कहते होंगे कि लीचड़ों, हम जब कभी भी मरे होंगे, जब कभी भी हमने बलिदान किए होंगे, जब कभी भी खुद को सैक्रिफाई किया होगा, तो अपनी जाति के लिए तो नहीं किया होगा। अमृता देवी बिश्नोई जब शहीद हुए होंगे तो उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा होगा कि मैं जो पेड़ बचाऊंगी उससे केवल बिश्नोइयों को श्वास मिलेगी या उससे केवल बिश्नोइयों को अच्छा वातावरण मिलेगा। वो सबके लिए पूजनीय थे, हम सबके लिए पूजनीय थे, होना यही चाहिए। मैं आप लोगों से और कहूंगा कि आप जब भी सरकारी नौकरियों में जाएं, किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर जाएं, भाद्रपद शुक्ल 10वीं याद रखा जाना चाहिए। विशेषकर आप में से जो आरएस बनेंगे, आरएस बनने के बाद अक्सर आपको स्कूलों में बुलाया जाएगा, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। वहां पर आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों के सामने एग्जाम्पल देंगे। हमारे अक्सर एग्जाम्पल विवेकानंद, कलाम, गांधी और भगत सिंह पर आकर रुक जाते हैं, या हम हिस्ट्री में जाते हैं तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान पर चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगली बार आपके एग्जाम्पल के अंदर अमृता देवी बिश्नोई भी उतनी सुदृढ़ता के साथ में मजबूती दर्ज करवाए। क्योंकि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उस सबसे बड़ी नायिका को हम विस्मृत नहीं कर सकते, उस सबसे बड़ी नायिका को हम भूल नहीं सकते, याद किया जाना चाहिए। शायद आप में से कोई बात को गंभीरता से ले तो बड़ी अच्छी सी बात है। मैं अक्सर क्लासों में ये बताता रहता हूँ। एक दिन जब मैंने किसी क्लास के अंदर बताया तो एक स्टूडेंट जो क्लास में अक्सर गुमसुम चुपचाप ही सामने बैठे रहते थे, वो उसके बाद मेरे पास ऑफिस के अंदर आए और ऑफिस के अंदर आकर आ गई, सर मैं तो खुद ही नहीं जानता था इनके बारे में, आज हिस्ट्री के अंदर पढ़ा तो जाना, पर सर मैं बुक्स लिखता हूँ और ये एक मेरी बुक्स तो लो, आपको मैं भेंट ही कर रहा हूँ, कहानियां लिखता हूँ, आप पढ़ना। और सर आगे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी कोई बुक लिखूंगा उसके पहले पन्ने पर अमृता देवी बिश्नोई को डेडिकेट करते हुए बुक लिख दूंगा। मुझे लगा यार अच्छा प्रयास है, अच्छी शुरुआत है, कोई ये भी करे तो कितनी बड़ी बात है। तो वो अमृता देवी बिश्नोई थी, पूरा देश जानना चाहिए। जिस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा को पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब जानते हैं, अमृता देवी बिश्नोई यदि इस पीढ़ी के अंदर, इस जीवन के अंदर भी हम ये देख पाए कि कन्याकुमारी के किसी बच्चे को भी बताया जाए अमृता देवी बिश्नोई के बारे में जान जाए, या नागालैंड का कोई छात्र भी उनके बारे में पढ़े, तब तो वास्तव में हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
वास्तव में हम जाति बंधन से ऊपर उठकर इन सब चीजों को महत्व दे रहे हैं, वरना अपने अपने तंबुओं के अंदर कैद तो हम कब से बैठे हुए हैं। तो याद रखना भाई खजरली, मुझे तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली सी घटना लगती है हमेशा, वो महिला और उनके साथ के वो लोग, और जाम्बो जी की वो लाइन मैं लिख दूं आपको, वैसे तो जाम्बो जी जब पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अंग्रेजी वाले इंटावर है तो उनको मैं फिर बता दूं, इनका अर्थ बता दूं। साटे का मतलब होता है बदले में, हमारे मारवाड़ी में अदला बदली कहते हैं, आटो साटो है, तो साटे मतलब बदले में, रूख मतलब पेड़, सिर का मतलब समझते हो हेड सिर, तो सिर साटे रूख रहे मतलब सिर के बदले में पेड़ बच जाए, तो भी सस्तो जान, सस्ता समझ गए चीप, कि तो भी वो सस्ता है, तो भी वो महंगा नहीं है, मतलब आप पेड़ के लिए बलिदान भी दे देते तो बड़ी बात नहीं, उसके लिए दिया ही जाना चाहिए। ये जाम्बो जी कभी उक्ति थी, इन 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वहां पर चरितार्थ करके दिखाई थी। हालांकि हमारी सरकारें करती है, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं करती है, पुरस्कार दे देती, अवार्ड दे देती है हर साल, पर अवार्ड वो उन बच्चों को याद रहते हैं जिन बच्चों को एग्जाम देना होता है। और सरकारों का निकम्मापन देखिए आप, कि अभी मैं साइट पे जब चेक कर रहा था तो पता चला कि पिछले 2 साल से उन्होंने अवार्ड दिया ही नहीं है, और अब उन्होंने क्वेरी मांगी है, किस किस को लेना है, भेजो रहे हमारे पास नाम वाम, फिर हम चेक करेंगे और उनको दे देंगे। जो लास्ट दिए थे वो इन्होंने 2018 वाले दिए थे, उनको अवार्ड दे दिए गए थे। खाना पूर्ति, महज दिखावा, वास्तव में उनको अप्लीकेबल करना, उन चीजों को वास्तव में उनको इंप्लीमेंट करना होगा, जब होगा, अभी तक तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैंने लिखे वो अवार्ड लिखे हुए आगे, मैं आपके लिए थोड़ी सहूलियत कर दूं कि अवार्ड किसको मिले थे, क्या मिले थे, थोड़ा मैं आपको दिखाऊं। ये एक फोटो जिसके अंदर वो महिला पेड़ से चिपके हुए हैं, अमृता देवी, उनकी बच्चियां हैं साथ के अंदर, और वो सैनिक जो उनको पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, वो उस पेड़ को बचाने की कोशिश कर रही है। उनकी याद में, उन 363 लोगों की याद के अंदर खेजड़ली के अंदर जो मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, खेजड़ली के अंदर जो उनकी छतरी का दो मॉन्यूमेंट का दो स्मारक का दो आप वो जो बना हुआ है, उस मॉन्यूमेंट की फोटो है। 12 सितंबर या भाद्रपद शुक्ल दशमी, जो वैसे भाद्रपद शुक्ल दशमी को वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है, वैसे कोई एग्जाम में तारीख पूछ ले तो अपने 12 सितंबर याद रख लेना उसको। अवार्ड बता देते हैं कौन कौन से। 1994 से हमने अवार्ड देने शुरू किए थे, आपके 3 स्तरों पे दिए जाते हैं। एक देते हैं वन के लिए, एक वन्य जीव के लिए, एक वन विकास है वन्य जीव के लिए। मैं सिंपल सा वैसे बता दूं, ये 2 चीज है कि एक तो जंगल बचाना है, एक जंगल में रहने वाले जीव बचाने, 2 तरीके से देना है। फिर ये अवार्ड 2 ये होता है, एक तो इंडिविजुअल देना होता है, एक ये अवार्ड किसी इंस्टीट्यूशन को देना होता है, सिंपल सा ये। तो इंडिविजुअल में तो 2 हो गए, फॉरेस्ट बचाने वाले को, वाइल्ड लाइफ बचाने वाले को, तो 2 तो इंडिविजुअल हो गए। फिर दोनों का मिला के, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों का मिला के एक दे देते हैं, इंस्टीट्यूशनल को दे देते हैं। सिंपल सा ही इतना ही लिखा हुआ इसके अंदर कि किस किस को क्या क्या दिया जाता है, आप पढ़ लेना तब और समझ में आ जाएगा आपके। कितना कितना क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लो। अवार्ड तो एक वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए 50,000 रुपए देने होते हैं, किसको मिले, तो ओम सिंह राजा हो तो ललित पालीवाल नाम करके अपने सहायक वनपाल, वनपाल अपने एक पोस्ट होती है, तो सहायक वनपाल है, उनको ये अवार्ड दिया गया आपने। फिर ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंडिविजुअल में फिर 50,000 दिया जाता है, सतनाम सिंह जी को अवार्ड दिया गया था, ये वनपाल है। और फिर एक कोई संस्था को, इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन अक्सर ये कोई पंचायत समिति, ग्राम सभा वगैरह जो होती है उनको ये दिए जाते हैं। तो ये आपके या कोई भी, या तो वो पंचायत समिति, ग्राम सभा वगैरह, या कोई ऐसी संस्था जो वन के या वन्य जीव के, वाइल्ड लाइफ के और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के क्षेत्र में काम करती है उनको। तो जैसे कोई वंडर सीमेंट है, आर के नगर निम्बा हेड़ा का ये है, आर के नगर निम्बा हेड़ा में है, वहां की कोई संस्था है ये। चित्तौड़गढ़ में पड़ता है निम्बा हेड़ा, उनको दिया हुआ है। कोई वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति है उदयपुर के अंदर, उनको दिया हुआ है। ये मानव उत्थान सेवा समिति है तलवाड़ा, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ के अंदर, उनको दिया। मैं अभी थोड़े दिन पहले देख रहा था, बच्चे पूछ रहे थे, किसी एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ था, तलवाड़ा झील कहाँ पर है, तो वो आपके तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है। तो मुझे लगता है उन्होंने कहीं यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया होगा। ये वाले पुरस्कार है, और आगे वाले और 19-20 के दे तो थोड़े आप अपडेट रहना, देख लेना आप भी, और किसको इससे पुराने वाले किसको मिले हुए, कब क्या शुरू किए गए थे, थोड़ी जानकारी आप लेना। मुझे लगता है इस स्टूडेंट
कोई होने के दौर के अंदर, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी के दौर के अंदर हम और नहीं ज्यादा कर सके तो खुद पुरस्कार आज आप ढूंढ लोगे ना, तो मुझे लगेगा कि जो मैंने 15 मिनट का भाषण दिया था उसका कुछ ना कुछ तो असर तो होता ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर दरबारी विद्वान कि अभय सिंह के दरबार में कौन कौन थे। एक विद्वान है करणीदान जी, मैं दो विद्वान एक साथ पढ़ाना पसंद करूंगा आपको। एक वीरभान, करणीदान जी की एक किताब है, करणीदान जी की एक किताब है सूरज प्रकाश, और इसी का एक नाम और है बिड़द श्रृंगार। वीरभान की एक किताब है राजरूपक। क्या हुआ था, सुनना बात। कहते हैं दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला नाम करके बादशाह हुआ करता था, और जब मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में बादशाह, खुद रंगीला आदमी था, ज्यादा कोई शासन वासन में ध्यान देता नहीं था, डांस वांस देखने में मस्तियां लिया करता था। इसके टाइम में गुजरात का जो गवर्नर था उसका नाम था सर बुलंद खां। मैंने कभी एक पहले मेवाड़ वाले वीडियो के अंदर ये बात बताई थी आपको, मेवाड़ वाली क्लास में ये बात बताई थी कि गुजरात और मालवा ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे आपने, जो बहुत ही ज्यादा रिच एरियाज थे, कल्टीवेटेड एरियाज थे, ट्रेड और एग्रीकल्चर की दृष्टि से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट किया करते थे, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोग अक्सर दिल्ली के खिलाफ विद्रोह कर बैठते थे। पैसे वाले लोग हों तो फिर दिल्ली वालों की बात कौन माने। सर बुलंद खान को जैसे ही लगा कि मोहम्मद शाह रंगीला तो खुद ही चमनू सा ही आया है, तो सर बुलंद खान ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। कहते हैं दिल्ली के दरबार के अंदर समस्त राजाओं को मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि सर बुलंद खान जो गुजरात का गवर्नर है उसने अपने खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, रिबेलियन हो गया, वो कौन उसके खिलाफ लड़ने के लिए जाएगा। तो कहते हैं पहले यूं पूरे दरबार के अंदर थाली में पान रख के और भेजा करते थे कि जो पान उठा लेगा इसका मतलब लड़ने जाएगा, बीड़ा कौन उठाएगा इसको। कोई सर बुलंद खान के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं उठाए। सर बुलंद खान का नाम सुनते सबके सर नीचे हो गए। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा धरती मर्दों से खाली हो गई है, कोई लड़ने वाला ही नहीं। किसी मंत्री ने थोड़ा हिम्मत करके धीरे से कहा साहब एक आदमी है, कौन, जोधपुर वाला अभय सिंह लड़ सकता है। और ये अपना एक सिस्टम ही था कि मुगलों के दरबार में कहीं लड़ने के लिए कोई जाना होता और कोई मिलता नहीं मिलता, अपने वाले हमेशा तैयार रहते थे। अपने वालों को लड़ाई वड़ाई करने में मजा आता था कहीं पे कि ओ हम चले जाएंगे कहीं जाना है। तो जमस्टोर तो लिख के गया कि मुगल अपनी आधी से अधिक विजयों के लिए मारवाड़ के राठौड़ों के जिम वो एहसानमंद रहेंगे कि उनकी आधी से अधिक जो जीते हैं उनके लिए मारवाड़ के राठौड़ों ने दर्ज की थी। तो अभय सिंह का है, अभय सिंह तो जोधपुर गया, तो बुलाओ अभय सिंह को बुलाया। अभय सिंह बुला कर सर बुलंद खान के खिलाफ लड़ने के लिए जाना, उसने मैं क्यों जाऊं। बाकी वाले तो कहा, बाकी वाले ने सबने मना कर दिया है, कोई आ ही नहीं भर रहा। उसने कहा अच्छा कोई नहीं जा रहा क्या, फिर मैं जाऊंगा, तो ऐसी जगह तो हमें भेज दो आप। 1720 का साल था वो। अभय सिंह सर बुलंद खान के खिलाफ लड़ने के लिए जाता है। अहमदाबाद की उस शानदार लड़ाई के अंदर अभय सिंह सर बुलंद खान को हराता है। उस अहमदाबाद के युद्ध में जिसमें अभय सिंह ने सर बुलंद खान को हरा दिया था, उसका वर्णन यदि किन्हीं किताबों के अंदर मिलता है तो वो किताब सूरज प्रकाश और राजरूपक है। एक किताब करणीदान जी ने लिखी, एक किताब वीरभान ने लिखी। कहते हैं करणीदान जी इस युद्ध के अंदर अभय सिंह के साथ में थे, इसलिए करणीदान जी ने इसका आंखों देखा वर्णन किया था। वो सूरज प्रकाश लिख के लाए, और लिख के लाके उन्होंने अभय सिंह को कहा कि सर मैंने बुक लिखी है, इसमें आपके दादा परदादाओं के बारे में भी लिखा है, अहमदाबाद वाले युद्ध के बारे में भी लिखा है, थोड़ा पढ़ के बताओ, देखे पढ़ के देखो आप, आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही। अभय सिंह ने कहा देखो अब इतनी बड़ी किताब मेरे से नहीं पढ़ जाए, थोड़े शॉर्ट नोट्स हो जाए, थोड़े युद्ध युद्ध वाली बातें हो जाए तो मैं थोड़ा पढ़ लूंगा। तो उन्होंने युद्ध युद्ध वाली बातों के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया आपके, उसका नाम बिड़द श्रृंगार है। अभय सिंह जी ने पढ़ी और अभय सिंह जी पढ़ के बड़े राजी हुए, यार क्या वर्णन किया इस किताब के अंदर। 1 लाख रुपए नगद दिए थे करणीदान जी को, हाथी पर बिठाकर खुद हाथी को पकड़कर दरवाजे तक छोड़ गए थे, बड़ी बात थी। राजा किसी कवि को उसके घर तक छोड़ के आए, राजा नीचे नीचे चले और कवि हाथी पर बैठकर चले। पर करणीदान जी वाली किताब में कहीं ना कहीं एग्जेजरेशन है, अतिशोक्ति है, अतिरंजन तरीके से उसका अतिरंजित तरीके से वर्णन किया गया। जबकि वीरभान वाली जो किताब है राजरूपक, ये हिस्टोरिकली ज्यादा अच्छी है। तारीखें, सन, कौन आदमी लड़े, कितने लोग मरे, कितनों को मारा, ये सब यदि घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से यदि कहीं पर और पढ़ाई गई है या लिखी गई है तो वो जो किताब है वो राजरूपक है। पर दोनों का मैटर एक ही है। और ये किसने लिखी थी, तो ये वीरभान ने लिखी थी। तो 2 बंदों के नाम याद रख लेना भाई, 2 किताबें याद रखना। अक्सर ये किताब तो खूब ही बार पूछी हुई सी किताब है, याद रह जानी चाहिए आपको। फिर एक राइटर और पढ़े हम, एक राइटर है जगजीवन भट्ट।
जगजीवन भट्ट की 2 किताबें हैं। अभय सिंह के दरबार में था, अभय सिंह पर एक किताब लिख दी अभ्योदय। अभय सिंह के पिताजी अजीत सिंह पर एक किताब लिख दी अजीतोदय। तो ये तो सीधी सीधी सी याद रह जाएगी, अभ्योदय और अजीतोदय नाम करके 2 किताब, अभय उदय अजीत उदय। ऊपर वाली थोड़ी सी याद रखने वाली सी थी, उनको आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 राइटर याद रखना पड़ता है। मान सिंह, और मान सिंह के बारे में बातें पढ़ते हैं। देखो सुनना, पहले मेरी बात सुनना। मान सिंह जब राजा बने उससे पहले थोड़ी सी जोधपुर में लड़ाई होगी, जोधपुर के अंदर पंगा हो गया। इनके बड़े भैया यहां पे राजा बन जाते हैं। जोधपुर में राजा हुआ करते थे विजय सिंह, और विजय सिंह की डेथ हुई तो 2 राजकुमार आपस में लड़ लिए विजय सिंह की डेथ के बाद। भीम सिंह बड़े भाई थे, इन्होंने कहा मैं राजा बनूंगा, और मान सिंह छोटे भाई थे, इन्होंने कहा मैं राजा बनूंगा। आपने इन दोनों के नाम भी एक साथ पढ़े होंगे। जब हमने मेवाड़ में कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ा था तो मैंने बताया था कृष्णा कुमारी की सगाई पहले भीम सिंह से हुई थी, भीम सिंह की डेथ हो जाती है तो मेवाड़ वाले जो थे वो कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर वाले जगत सिंह के साथ कर देते हैं। इस पर भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह ऑब्जेक्शन कर देता है, पर हम उससे पहले की बातें पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं जब यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो फाइनली भीम सिंह यहाँ पर राजा बन गए। भीम सिंह तो जोधपुर के अंदर। मान सिंह क्या करे, तो मान सिंह भाग के जालोर चला गया और वहां जालोर के किले के अंदर शरण लेता है। याद रखना, कोई पूछेगा कि मारवाड़ के कौन से राजा ने जालोर के किले में शरण ली थी, तो मारवाड़ का जो राजा था जिसने जालोर के किले में शरण ली थी वो राजा था आपके मान सिंह, अपने भाई भीम सिंह के खिलाफ। वहां जालोर के किले के अंदर बैठे हुए और वहां दिल्ली भीम सिंह अटैक करवाए और मान सिंह को लगातार नुकसान पे नुकसान झेलना पड़े। एक दिन कहते हैं कि मान सिंह के पास बहुत थोड़े से आदमी बचे हुए और मान सिंह ने अपने बंदों को कहा कि यार नीचे जाके और पानी लेके आओ थोड़ा, और ध्यान रखना रे भीम सिंह वाले आदमी नहीं मिल जाए, मार देंगे बीच में के। सैनिक बेचारे डरते छिपते जा रहे थे। वापस जब पानी लेके आए, बीच में एक बाबा जी बैठे हुए, एक नाथ बाबा बैठे हुए, देवनाथ नाम था उनका, देवनाथ नाम करके एक नाथ बाबा बैठे हुए। नाथ बाबा ने इधर और पानी पिलाओ, कौन हो तुम? सैनिकों ने जाके प्रणाम किया, पानी पिलाया। तो मान सिंह जी के आदमी, कौन मान सिंह? जोधपुर के राजकुमार है, अपने भाई भीम सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ पर जालोर के किले में शरण ले रखी है। पानी पिया महाराज ने, पानी पी के आगे दोहरा किसके आदमी में क्या नाम लिया था? मान सिंह जोधपुर का, भीम सिंह के खिलाफ लड़ रहा है। का कहना उस मान सिंह को जाके कल वो जोधपुर का राजा बन जाएगा। सैनिक आए, सैनिकों ने आगे मान सिंह को कहा नीचे बाबा बेटा, बाबे को हमने पानी पिलाया, बाबे ने कहा कल आप राजा बन जाओगे। मान सिंह ने कहा बाबा किसी को बुरी बात क्यों कहेगा, आशीर्वाद ही देगा, ब्लेसिंग ही देगा बाबा। तो आपने पानी पिलाया तो उसने ये कह दिया, बाकी तुम हकीकत जानते नहीं क्या? दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, बाकी आज रात रात निकल जाए तो ठीक है। मुझे लगता है भीम सिंह रात को बम ठोकेगा कहीं पर, आज रात को सल्टा देगा सबको। कल देखा किसने? पर देव योग देखिए आप, किस्मत देखिए, संयोग, मिरेकल कैसे होते हैं, चमत्कार को नमस्कार है। उसी रात भीम सिंह की डेथ हो जाती है और जोधपुर के लोग खुद चला के मान सिंह के पास आए कि मान सिंह जी चलो, आपके भैया की डेथ होगी, आप जाके वहां पे राजा बनो। और मान सिंह ने जैसे ही सुना, मान सिंह सैनिकों का वो बाबा का है, बाबे को पकड़ के लाओ नीचे। बाबे को लाए पकड़ कर, बाबे कहा बाबा तेरे कैसे पता चला कि मैं कल राजा बन जाऊंगा? बाबे ने कहा हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं, त्रिकालदर्शी है बालक, हम सब कुछ बता सकते हैं तेरे बारे में। और मान सिंह जी ने कहा बाबा जी अब आपको मेरे साथ जोधपुर ही चलना पड़ेगा, आप चलो और आप मेरे पास चल गए। बाबा ने कहा ना ना, हम कहाँ राजाओं वाजाओं के साथ रहने वाले, हम हमारी फकीरी के अंदर मस्त है। मान सिंह ने कहा नहीं बाबा, आप नहीं चलोगे तो मैं तो यहाँ से हिलूं, आज जाऊं कल जाऊं, आप चलो मेरे साथ। फाइनली और कहा आप मेरे गुरुजी हो, आज के बाद आपको बिना पूछे मैं कदम नहीं रखूं, आपसे बिना पूछे मैं रोटी नहीं खाऊं। देवनाथ जी को वहां से लेके आए, जोधपुर के अंदर लेके आ गए थे। तो याद रखना 2 चीजें, एक तो कोई पूछे कि मान सिंह कौन से किले में शरण लेता है, तो जालोर के किले में शरण लेता है। कोई पूछे कि ये किसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि अगला राजा वो बनेगा, तो देवनाथ जी का नाम याद रखना कि इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था। अब आगे की बात बताता हूं, देखो अब जब उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया तो फिर उनकी चलती भी थी भाई। तो देवनाथ जी, एक तो देवनाथ जी का नाम याद रखना है। और आए तो फिर कहा बाबा जी चिंता मत करो, आपके लिए मैं मंदिर बनवाऊंगा। तो इनके लिए नाथ संप्रदाय की बहुत बड़ी पीठ बनाई थी, अपने जोधपुर में मंदिर है, महामंदिर।
तो ये महामंदिर इनके लिए बनवाया गया था। और कहते हैं इनकी खूबी चलती थी, नाथों की खूबी। देवनाथ जी जब मर गए थे तो इनके भाई थे भीमनाथ जी, और इनका बेटा था लाडूनाथ जी। तो भीमनाथ में लाडूनाथ में बाद में लड़ाई हो गई। लाडूनाथ जी एक दिन गए मान सिंह जी के पास कि पापा के मरने के बाद अंकल पीटते हैं मुझे। तो कहा कि नहीं, अंकल को बुलाएंगे तेरे। दूसरे दिन भीमनाथ जी को बुलाया, भीमनाथ जी ने कहा नहीं, महामंदिर के तो सारे लड्डू लाडूनाथ ही खाएगा, दूसरे किसी को नहीं देगा, आपको दूसरा मंदिर बनवा देता हूँ। तो बाद में भीमनाथ जी को उदय मंदिर और बनवा के दिया। खुद पे नाथ संप्रदाय का खूब प्रभाव था, खुद ने बुक लिख दी थी पूरी, नाथ चरित्र, नाथ चरित्र नाम की बुक लिखी थी। तो नाथों का खूब ही प्रभाव रहा था बाद में इन पे। महामंदिर नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ ही बन गई थी, और ये मान नाथी पंथ ही बन गया था भाई। ये उनके द्वारा, मान सिंह जी के द्वारा शुरू किया था। एक तो ये याद रखना, कोई सिंपल पूछे कि जोधपुर के कौन से महाराजा के समय में नाथ संप्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव था, तो वो प्रभाव जिसके टाइम में था वो किसके टाइम में था? मान सिंह जी के टाइम में था। फिर तो ये दो मंदिर, महामंदिर, उदय मंदिर याद रखना, खुद की बुक याद रखना, नाथ चरित्र। मतलब कहते नाथों का तो इतना हो गया था, आतंक हो गया था कि फाइनली अंग्रेजों को नाथों के खिलाफ सेना भेजनी पड़ गई थी। सदरलैंड नाम करके अपने यहाँ पर वो हुआ करता था, एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, सदरलैंड आया था बेचारा। और सदरलैंड ने आगे बाद में समझाया, अरे ऐसे मत करो 1839 के आसपास में, इनको मनाओ यार नाथों को, और तब जाके उस विद्रोह को शांत करना पड़ा था। तो नाथों वाला याद ही रखना भाई, सारी बातें याद रखना नाथों के बारे में। ये महामंदिर के, आपके जोधपुर के महामंदिर की फोटो आप जो देख रहे हैं इधर। इसके बाद और क्या चीज है, फिर अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं। अंग्रेजों के साथ में 1818 में, उस दौरान सारी रियासतें संधि कर रही थी, तो 6 जनवरी को इन्होंने भी संधि कर ली थी। अंग्रेजों की तरफ से तो हमेशा याद ही रखना है, वो एक ही बंदा है, चार्ल्स मेटकॉफ, संधियां वही कर रहा था। मैं बार बार नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जबान पे याद ही हो जाए। और इन जोधपुर वालों की तरफ से एक तो राजकुमार गया था, छत्र सिंह नाम करके राजकुमार, और वास्तव में संधि छत्र सिंह ने की थी, इस राजकुमार ने की थी। मान सिंह के तो जी में नहीं थी अंग्रेजों के साथ संधि करने की, पर इसने कर लिया बेटे ने, तो कहा ठीक है। एक बिशन राम व्यास थे, वो गए थे। तो इन लोगों ने तो जाके 6 जनवरी को साइन कर दिए थे। फाइनल 10 दिन बाद 16 जनवरी को जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, वो और साइन कर देता है, उसको रेक्टिफाई कर देता है उसको। पर अपने ये याद रखना भाई, चार्ल्स मेटकॉफ उधर से आया था, इधर से ये अपने छतर सिंह और बिशन राम व्यास गए थे, अंग्रेजों के साथ संधि हो गई थी। और याद रखने वाली बात यह कि जोधपुर ने जब अंग्रेजों के साथ संधि की थी, उस समय जोधपुर का राजा कौन था? तो मान सिंह जोधपुर का राजा था। पर मैंने कहा कि यह आदमी अंग्रेजों के साथ बनती नहीं थी, उसने अंग्रेजों का खूब ही विरोध किया। और कहते हैं कि एक तो 1827 में नागपुर का एक राजा था, अप्पा साहिब भोंसले, अप्पा साहिब भोंसले नाम करके नागपुर का राजा था। अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में थे मराठे। 1817-18 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में अंग्रेजों का सुपरमेसी स्टैब्लिश हो गई थी। अप्पा साहब भोंसले एक दिन भाग गया वहां से, नागपुर से भाग जाता, पंजाब की तरफ चला गया, और पंजाब से भाग के छुपता छुपाता अपने राजस्थान आकर महामंदिर में आगे बाबा जी बन के बैठ गया। मान सिंह जी को पता चला कि यार ये महामंदिर में जो नया बाबा है ये तो अप्पा साहिब भोंसले और नागपुर के राजा है। उन्होंने बुला लिया, अरे साहब इधर किधर, बाबा बाबा वाली जगह मंदिर के अंदर बाबा जी बैठेंगे, आप अपने इधर आओ, अपने तो गड्ढे के अंदर आओ, तमन से भी डिस्को करेंगे अपने। अप्पा साहिब भोंसले को उधर बुलाया, अप्पा साहिब भोंसले को अपने पास में रखते थे। अंग्रेजों ने कहा कि अप्पा साहिब भोंसले हमारा रिबेलियन है यार, तू हमारा दोस्त है, इसको कैसे रख सकता है? उसने कहा अब छोड़ो, जो है वो तो है, ये बंदा तो अपने पास ही रहेगा। फाइनली अप्पा साहब भोंसले जोधपुर के अंदर ही मरे थे। उस बंदे ने अंग्रेजों को नहीं दिया तो नहीं दिया। कहते हैं 1832 में, 1832 में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम सुना होगा आपने अक्सर। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो अपने अजमेर है, एक तरीके से अपने राजस्थान की राजधानी का काम तो अजमेर में ही हुआ करता था। तो अजमेर में उस बंदे ने कोर्ट लगाया अपना, अजमेर के अंदर दरबार लगाया, और अपने राजस्थान के सारे राजाओं को उसने मैसेज किया, मैं आया हूँ मिलने के लिए आओ। संधियां हो रखी, गवर्नर जनरल बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मान सिंह के पास भी मैसेज गया भाई मिलने के लिए, और मान सिंह ने कहा, उसने कहा वाह आया है तो अपनी जगह, अपने से तो आ जाए जाए निकल आ जाए, तेरे को टाइम मिले तो जोधपुर से होके चले जाना, मैं तो नहीं हूँ। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से राजा ने अजमेर कोर्ट का बॉयकॉट कर दिया था या लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर नहीं आया था, तो मान सिंह याद रखना। अंग्रेज खूब ही नाराज हुए थे उस बात पे, पर अंग्रेजों को यूं, वो व्यापारी थे इस मामले में, सियाने आदमी थे, उनको लगा फालतू क्यों नाराज करने,
तो अंदर ही अंदर नाराजगी दबा लेगा, ओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा बीमार हो गया आप अगली बार देख लेना आप, यूं करके मामला रफा दफा कर दिया था। पर आपने तो क्वेश्चन बना ही दिया कि कौन सा राजा नहीं आया था, तो याद रखना भाई मान सिंह नहीं आया। तो दोनों बात याद रखना। 27 में आपा साहब भोंसले वाली, और 32 के अंदर वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार वाली बात है। और तो क्या है बाद में, इंटेलिजेंट आदमी थे, बेहतरीन इंटेलिजेंट आदमी थे। कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड जो अपने राजस्थान के इतिहास के पिता है, कर्नल टोड मिलने के लिए आए थे मानसिंह से। तो वो आदमी जब लिखता है मानसिंह के बारे में, तो मानसिंह बड़ा चालू आदमी था। कहते हैं बीच में मानसिंह की और जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा, या जब ये बाकी जो सामंत फ्यूडल लॉर्ड से उनका प्रभाव बढ़ने लगा, तो कोई दिन पागल हो गया था। एक्टिंग करता था कि मैं पागल हूँ, किसी से बातचीत नहीं करता था। पर कर्नल टोड जब आया तो कर्नल टोड से बातचीत करता है वो। कर्नल टोड अपनी बुक के अंदर लिखता है कि बुद्धिमानी उसके चेहरे से टपकती थी, कि इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था उस बंदे को। मैं उससे मिला तो उसने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया, अपने राजवंश की खूब सारी जानकारियां मुझे दी, खूब सारी किताबें मुझे दी, जो मैं उस किताबें वहां से लेके आया था। तो इंटेलिजेंट आदमी थे। तो फिर अब पढ़ा लिखा आदमी होगा तो फिर लाइब्रेरी बनवाएगा, तो मान पुस्तकालय बनवाया था। आज भी जब आप मेहरानगढ़ के अंदर जाएंगे तो वहां पे मान पुस्तक प्रकाश नाम करके वो लाइब्रेरी है। और खुद बहुत अच्छे राइटर थे। एक बुक मैंने बताई थी कृष्ण, वो आपके नाथ चरित्र, एक बुक और लिखी थी कृष्ण विलास, और खूब सारी किताबें। पर ये दो एक आप याद रखना, नाथ चरित्र याद रखना, ये कृष्ण विलास याद रखना। तो मान पुस्तकालय किसने बनवाया था, तो मान सिंह ने मान पुस्तकालय बनवाया था, ये बात भी याद रखना भैया। फिर दरबार में विद्वान कौन कौन थे, खूब सारे विद्वान थे, पर कवि राजा बांकीदास जी हमेशा याद किए जाने चाहिए। कवि राजा की उपाधि मिली थी, बेहद बेहद और ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी कवि राजा बांकीदास जी की। तो मुझे वो बात याद आती है कि एक बार ईरान का कोई एम्बेसडर, पर्सिया का एम्बेसडर मानसिंह जी के पास आया, और मानसिंह जी को कहा कि मुझे जोधपुर की हिस्ट्री के बारे में जानना है, इसलिए राजा जी आप अपनी हिस्ट्री बताओ। मानसिंह जी ने कहा मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि तेरे को अब मैं कोई कॉपी खोल के दिखाऊं, तो एक काम कर हमारे बांकीदास जी के पास चला जा, बांकीदास जी को पता है। वो आदमी जब दूसरे दिन वापस मानसिंह जी से मिलने गया तो उसने कहा कौन है ये, इसको ईरान की हिस्ट्री भी मेरे से ज्यादा पता है, ये हमारे बांकीदास है, ये बेटा बेटा हिस्ट्री पढ़ता और कुछ ही नहीं करता है हमारे। तो वो जो कवि राजा की उपाधि मिली हुई थी, कवि राजा बांकीदास जी, खूब सारी किताबें लिखी उन्होंने। जैसे नैणसी ने अपनी ख्यात लिखी थी नैणसी रिख्यात, जैसे बांकीदास जी ने लिखी थी बांकीदास जी रिख्यात। बांकीदास जी रिख्यात। मान सिंह के दरबार में रहते थे, किताब लिखी थी मान जसो मंडन लिखी हुई, मान जसो मंडन लिखती। एक किताब लिखी हुई थी दातार बाउनी, बाउनी मतलब इसमें 52 दोहे हो, तो दातार बाउनी। एक बुक लिखी थी कुकवि 32, मतलब 32 दोहे। एक सॉन्ग लिखा था, गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, अंग्रेज आ रहे थे देश में, वो कवि कहीं ना कहीं उनकी जो आहट थी उसको सुन पा रहा था। वो कहता है कि हमारे मुल्क पर अंग्रेज आ गए, और उन राजाओं की तारीफें करता है जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। मानसिंह खुद अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, उसके दरबार का कोई कवि होगा तो विरोध के अंदर ही बातें लिखेगा। और भरतपुर के राजा की खूब अच्छी तारीफें की इन्होंने। आगे जब मैं भरतपुर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस बारे में और मैं बताऊंगा कि क्या बातें हैं, कौन वो राजा थे। पर याद रखना, कभी आपको कोई ये पूछ लेगा कि राजस्थान का कौन सा कवि अपने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के लिए जाना जाता है, तो बांकीदास जी जाने जाते हैं। और उनका गीत कौन सा लिखा हुआ, तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। बाकी उन्होंने कौन कौन सी लिखी थी, तो बाकी आपके बांकीदास जी विख्यात, खुद का नाम है वो, मान सिंह के दरबार में थे तो मान जसो मंडन, दानवीरों के ऊपर लिखी हुई दातार बावनी, एक बुक है कुकवि 32, कवि राजा की उपाधि मिली हुई थी, ये भी याद रख लेना। बांकीदास जी, बांकीदास रिख्यात का तो बुक का लगाया हुआ ही है, आप देखना चाहो तो नाम थोड़ा फोटो देख लोगे तो याद रहेगी भाई ये ऐसी भी कोई बुक है बांकीदास रिख्यात। ये अपने जोधपुर की हिस्ट्री यहीं पर जहां संधियां कर रहे हैं वहां पर अपने खत्म करते हैं, यहाँ पर खत्म करते हैं। कल अपने बीकानेर की हिस्ट्री शुरू करेंगे। धन्यवाद।